आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले संस्कृति एवं संस्कृति में संपूर्ण कथन को स्वीकार किया जाना या संपूर्ण कथन से इनकार किया जाना चाहिए नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि संस्कृति किसे कहते हैं। संस्वीकृति में संपूर्ण कथन को स्वीकार किया जाना चाहिए, संपूर्ण कथन से इनकार किया जाना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। संस्वीकृति, जिसे जुर्म इकबाल भी कहा जाता है, इसका उत्तर देख लेते हैं। संस्वीकृति शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं है। संस्कृति संबंधी सभी उपबंध स्वीकृति शीर्षक में दिए गए हैं, जिससे यह विधानमंडल का आशय प्रकट होता है कि जहां तक परिभाषा का संबंध है, विधानमंडल स्वीकृति और संस्वीकृति में कोई आधारभूत भेद रखने का आशय नहीं रखता है। इस प्रकार स्वीकृति की परिभाषा संस्वीकृति के संबंध में भी प्रयोज्य समझा जाना चाहिए। यदि अभियुक्त द्वारा किया गया कथन विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य के बारे में निष्कर्ष इंगित करता है, तो डांडिक मामले में ऐसी स्वीकृति या कथन संस्वीकृति कहा जा सकता है। स्टीफन महोदय के अनुसार संस्वीकृति एक ऐसी स्वीकृति है जो अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा किसी समय की गई होती है, जिससे यह निष्कर्ष इंगित होता है कि उसने अपराध कारित किया है। स्टीफन महोदय के उपयुक्त परिभाषा को पाखला नारायण स्वामी बनाम एम्परर 1939 के प्रकरण में प्रिवी काउंसिल ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजन के लिए अस्वीकार कर दिया तथा लॉर्ड एटकिन महोदय ने धारण किया कि नंबर 1, कोई स्वीकृति संस्वीकृति तब कहलाएगी जब अभियुक्त अपने अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि मैंने अपराध किया है, या कम से कम उन तथ्यों को स्वीकार करता है जिससे अपराध का गठन होता है। नंबर 2, गंभीर रूप से फंसाने वाली स्वीकृति, यहाँ तक कि निश्चायक रूप से फंसाने वाले तथ्य स्वयं में संस्वीकृति नहीं होगा। प्रिवी काउंसिल द्वारा दी गई परिभाषा को भारतीय उच्च न्यायालय ने पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में स्वीकार कर लिया। पलविंदर कौर का अपने पति की हत्या के आरोप में विचारण हुआ। उसने न्यायालय में कथन किया कि मेरे पति, जो फोटोग्राफी के शौकीन थे, फोटो धोने के लिए एक ऐसा पदार्थ खरीदा था जो बहुत जहरीला था। मैंने उस पदार्थ को उस अलमारी में रख दिया जहां पेट दर्द की दवा की शीशी रखी थी। मेरे पति के पेट में दर्द हो रहा था। उन्होंने दवा के स्थान पर फोटो धोने का पदार्थ पी लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने एक रिश्तेदार मोहिंदर पाल की सहायता से शव को एक बक्से में भरकर कुएं में फेंक दिया। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पलविंदर कौर के इस कथन को संस्वीकृति नहीं कहा जा सकता, जहां अभियुक्त के कथन का एक अंश अपराध में फंसाने वाला हो और कथन का दूसरा भाग अपराध में न फंसाने वाला हो तथा अभिलेख पर कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध न हो, तो वहां न्यायालय केवल फंसाने वाले अंश को स्वीकार तथा न फंसाने वाले अंश को अस्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में या तो संपूर्ण कथन को स्वीकार किया जाना चाहिए या संपूर्ण कथन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। मिले जुले कथन के संबंध में आंग्ल विधि के अंतर्गत सब कुछ न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। न्यायालय कथन के भिन्न भिन्न भागों को मूल्यांकित करते हुए उनकी महत्ता निर्धारित कर सकता है। एक वाद आया था इसमें, आर बनाम मैक ग्रेगर तथा आर बनाम स्टोरी, 2 वाद आए थे। इस मामले में लॉर्ड पार्कर महोदय ने कहा कि आंग्ल विधि में कोई संस्वीकृतकारी कथन मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसका एक अंश नहीं फंसाने वाला है। संपूर्ण दायित्व न्यायालय पर होगा कि वह कथन के किस अंश पर विश्वास करता है और किस अंश पर नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय पर भी इस सिद्धांत के विकास का प्रभाव हुआ। एक अगला वाद आया था निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार। एक और वाद आया था केशव राम बनाम स्टेट। इन मामलों में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि अभियुक्त के कथन के एक भाग पर विश्वास करना तथा कथन के दूसरे भाग पर
विश्वास न करना कोई गलत कार्य नहीं है। न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति के दोषी कथन को स्वीकार करते हुए तथा निर्दोष कथन को छोड़ते हुए अभियुक्त व्यक्ति को दंडित कर सकता है। ऐसा दंडादेश विधिमान्य होगा। अगला टॉपिक इसके अंदर आता है संस्वीकृति में संपूर्ण कथन को स्वीकार किया जाना चाहिए या संपूर्ण कथन से इनकार। चलिए इसे देख लेते हैं। इस कथन का तात्पर्य दो बातों से है। नंबर 1, पूरे बयान को पढ़कर यदि अपराध का बोध होता है तो ऐसा बयान अर्थात कथन संस्वीकृति की श्रेणी में आएगा। नंबर 2, साक्ष्य के रूप में यदि ग्राह्य होगा तो पूरा बयान ग्राह्य होगा और यदि अग्राह्य होगा तो पूरा बयान अग्राह्य होगा। किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि पूरे बयान पर विश्वास किया जाए या पूरे बयान पर अतिविश्वास किया जाए। यदि बयान अर्थात कथन के भाग इस प्रकार पृथक किए जा सकते हैं कि वे एक दूसरे पर निर्भर न हो तो उसमें से एक भाग पर विश्वास किया जा सकता है और दूसरे पर नहीं। परंतु बयान के भाग यदि इस प्रकार हैं कि उन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता तो पूरे बयान पर विश्वास किया जाना चाहिए या पूरे बयान पर अविश्वास। चाहे जो भी परिस्थिति हो, विश्वास करने या न करने का समुचित आधार होना चाहिए और इस बात उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब अन्य साक्ष्य या परिस्थिति से अंशतः कुछ भाग साबित होता हो या नितांत अविश्वास पूर्ण हो, जो कदापि सच नहीं हो सकता। उपरोक्त तरीके का उच्चतम न्यायालय ने निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार तथा केशव राम बनाम स्टेट के मामले में अनुसरण किया। अगला बात आया था केशव राम बनाम स्टेट। इस प्रकरण में अभियुक्त ने यह स्वीकार किया कि उसने एक घातक हथियार से प्रहार किया था, किंतु साथ ही उसने यह भी कहा कि मृतक के हमले को विफल करने के लिए ऐसा किया गया था। अभिलेख पर इस बात का साक्ष्य था कि मृतक ने अभियुक्त या उसके दल पर कोई हमला नहीं किया था। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने अभियुक्त को फंसाने वाले कथन को न फंसाने वाले कथन से पृथक रखते हुए दोषसिद्ध कारित किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।